एक बात सोचिए, जब किसी के मोबाइल की बैटरी 10% पर होती है हाँ। तो एक एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना। हम फौरन चार्जर ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हमारा अपना दिमाग 10% पर चल रहा होता है, मतलब थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान भटका हुआ, तब हम क्या करते हैं? तब हम उसे और ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, कैफीन और हाँ, तनाव से भर देते हैं। बिल्कुल। ये बहुत सटीक तुलना है। हम बाहरी डिवाइस का तो इतना ध्यान रखते हैं, पर अपनी दिमागी बैटरी को उसको एकदम नजरअंदाज कर देते हैं। और यहाँ मतलब मूल सवाल ये नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है या नहीं। अच्छा। असल सवाल ये है कि क्या हम उस मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे सारे फैसले लेती है। सही बात है। आज की हमारी जो बातचीत का आधार है वो एक ऐसी किताब के अंश हैं जो दिमाग के लिए एक कह सकते हैं यूजर मैनुअल की तरह है। एक यूजर मैनुअल, हाँ, ये अच्छा है। हाँ, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि ये बताती है कि ये मशीन असल में चलती कैसे है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा का मिशन साफ है, ये समझना कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है, ताकि हम अनजाने में हर रोज उसकी क्षमता को कम करने से बच सकें। हम उन आम आदतों को उजागर करेंगे जो हमारे दिमाग को थका रही हैं, और ये भी समझेंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले उस एहसास से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने महसूस किया है। कौन सा? वो आजकल मेरा मन नहीं लगता, या मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। खुद को दोष देना बहुत आसान लगता है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि विज्ञान कुछ और ही कहानी कहता है। अच्छा। उनका कहना है कि हमारा दिमाग एक दिन में 35,000 से ज्यादा छोटे बड़े फैसले लेता है। 35,000? ये संख्या सुनने में ही थका देती है। और ज्यादातर फैसलों पर तो हम ध्यान भी नहीं देते। जैसे सुबह अलार्म बंद करना है या स्नूज करना है, ये पहला फैसला है। हाँ, फिर क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, किस ईमेल का जवाब पहले देना है, किस मैसेज को नजरअंदाज करना है। ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल। हर एक फैसला चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, दिमागी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं दिन के आखिर में कोई जरूरी काम टालकर सिर्फ वीडियो देखना चाहती हूँ तो मैं आलसी नहीं हूँ, नहीं, बल्कि मेरा डिसीजन मेकिंग कोटा खत्म हो गया है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? मनोविज्ञान में इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। मतलब फैसलों से होने वाली थकान। डिसीजन फटीग। हाँ, हमारे दिमाग की फैसले लेने की क्षमता एक एक मांसपेशी की तरह है। आप उसे जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही थकेगी। और जब इन हजारों फैसलों की सीमा पार हो जाती है तो दिमाग एक तरह से शटडाउन मोड में चला जाता है। वो कहता है बस अब और नहीं। क्या इसका कोई असल दुनिया में प्रभाव देखा गया है? मतलब ये सिर्फ एक थ्योरी तो नहीं है? और नहीं, ये बिल्कुल वास्तविक है। एक बहुत मशहूर स्टडी है जिसमें जजों के फैसलों को देखा गया। अच्छा। स्टडी में पाया गया कि जो जज सुबह के समय फैसले सुनाते थे वे ज्यादातर कैदियों को पैरोल दे देते थे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और लंच के बाद का समय आया, उनके पैरोल देने की दर वो बहुत ज्यादा घट गई। अरे, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं था कि बाद वाले कैदी ज्यादा खतरनाक थे। बात बस इतनी थी कि लगातार फैसले सुनाते सुनाते जजों का दिमाग थक चुका था। तो उनके लिए सबसे आसान और सुरक्षित फैसला था ना कह देना। वाह! तो जिसे हम आलस या इच्छा शक्ति की कमी समझ रहे हैं, हाँ, वो असल में मानसिक थकावट का नतीजा है। एकदम। और इस थकावट को बढ़ाने में एक और चीज का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे बहुत से लोग अपनी ताकत समझते हैं, मल्टीटास्किंग। हाँ, ये आधुनिक दौर का सबसे बड़ा भ्रम है। समाज में मल्टीटास्किंग को एक खूबी की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, लोग गर्व से अपने बायोडाटा में लिखते हैं कि वो एक साथ कई काम निपटा सकते हैं। सही कहा। लेकिन जो किताब हमारे पास है वो इस धारणा को सीधे तौर का चुनौती देती है। उसका तर्क है कि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि वे मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं, जैसे ड्राइव करते हुए संगीत सुनना या खाना बनाते हुए किसी से फोन पर बात करना। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये संभव है कि कुछ दिमाग दूसरों की तुलना में स्विचिंग में बेहतर हो, या ये हमेशा एक भ्रम ही रहता है? देखिए, असल में होता क्या है कि दिमाग एक साथ कई काम करता ही नहीं है। वो एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच करता है। अच्छा। हमें लगता है कि हम एक साथ रिपोर्ट भी बना रहे हैं और मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं। हाँ, लगता तो है। लेकिन हकीकत में हमारा ध्यान एक पेंडुलम की तरह उन दोनों कामों के बीच झूल रहा होता है। हम्म। और मनोविज्ञान में हर स्विच की एक कीमत होती है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट, ये क्या है? इसे कंप्यूटर के रैम की तरह समझिए।
जब आप एक प्रोग्राम से दूसरे पर जाते हैं तो कंप्यूटर को पहले प्रोग्राम की जानकारी हटाकर दूसरी की जानकारी लोड करनी पड़ती है ना? हाँ, सही है। हमारा दिमाग भी ठीक यही करता है। हर बार जब आप रिपोर्ट लिखना छोड़कर मैसेज का जवाब देते हैं तो दिमाग को रिपोर्ट से जुड़ा सारा कॉन्टेक्स्ट हटाना पड़ता है। और मैसेज के लिए नया कॉन्टेक्स्ट लोड करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर वापस रिपोर्ट पर आने के लिए यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है और इस स्विचिंग में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। और नतीजा ये होता है कि काम तो शायद किसी तरह हो जाता है, लेकिन दिन के आखिर में दिमाग पूरी तरह थक जाता है। हाँ, और फिर इंसान हैरान होता है कि उसने कोई भारी काम तो किया नहीं, फिर भी इतनी थकावट क्यों महसूस हो रही है। वजह यही लगातार स्विचिंग है। एकाग्रता टूटती है, गलतियों की संभावना बढ़ जाती है और रचनात्मक सोच तो लगभग खत्म ही हो जाती है। अच्छा, और जो मैंने पूछा था ड्राइव करते हुए संगीत सुनने वाली बात। हाँ, वो अलग है क्योंकि ड्राइविंग एक ऑटोमेटिक काम बन चुका है। मतलब उसमें ज्यादा दिमागी फोकस नहीं लगता। लेकिन जहां दो कामों में दिमागी फोकस की जरूरत हो, वहां मल्टीटास्किंग हमेशा प्रोडक्टिविटी की दुश्मनी ही साबित होती है। समझ गए। तो ये जो लगातार स्विचिंग और फैसलों का बोझ है, ये दिन भर हमारे दिमाग में एक तरह का मतलब मेंटल नॉइज या कचरा पैदा करता है। सही शब्द है, कचरा। तो सवाल ये है कि ये कचरा साफ कैसे होता है, और यहीं पर हमारी चर्चा का तीसरा और शायद सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू आता है, नींद। हाँ, और ये हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हम नींद को अक्सर एक लग्जरी मानते हैं। हाँ, जिसे काम के लिए कुर्बान किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे स्रोत में एक हैरान करने वाला तथ्य दिया गया है। क्या सच में? मतलब ये फिजिकली होता है? मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मुहावरा है। नहीं नहीं, ये पूरी तरह से एक फिजिकल प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को ग्लायम्फेटिक सिस्टम का नाम दिया है। ग्लायम्फेटिक सिस्टम। जी, ये दिमाग का अपना वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ गहरी नींद में ही काम करता है। अच्छा। दिन भर के काम, तनाव और सूचनाओं से दिमाग में कुछ मेटाबॉलिक कचरा और टॉक्सिक प्रोटीन जमा हो जाते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दिमाग की कोशिकाएं थोड़ी सिकुड़ती हैं, जिससे उनके बीच की जगह बढ़ जाती है और एक खास तरल पदार्थ वो उस कचरे को बहाकर बाहर ले जाता है। ये तो कमाल की जानकारी है। तो जब कोई कहता है कि वो 4-5 घंटे सोकर काम चला रहा है, हाँ, तो इसका मतलब है कि वो रोज अपने दिमाग का कचरा साफ ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। स्रोत की भाषा में कहें तो वे काम नहीं चला रहे हैं, बल्कि अपना दिमाग गिरवी रख रहे हैं। दिमाग गिरवी रख रहे हैं, वाह। वो हर रोज अपने दिमाग को उस जरूरी मरम्मत और सफाई के मौके से वंचित कर रहे हैं। तभी कम नींद के बाद अगले दिन ब्रेन फॉग जैसा महसूस होता है। हाँ, और चीजें याद नहीं रहती, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। वो असल में जमा हुआ मानसिक कचरा है जो दिमाग के काम में बाधा डाल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नींद कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, नहीं, बल्कि ये प्रोडक्टिविटी का एक अनिवार्य और सक्रिय हिस्सा है। अच्छी नींद के बिना अगले दिन दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। सही कहा। कम नींद लेना किसी मेडल की तरह नहीं है। ये अपनी दिमागी सेहत के साथ एक बहुत खतरनाक समझौता है। अगर दिमाग को ठीक से आराम नहीं मिलेगा तो वो थका हुआ ही रहेगा, चाहे आप कितने भी कप टॉफी पी लें। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग थकता क्यों है, मल्टीटास्किंग कैसे उसे और थकाती है, और नींद कैसे उसे ठीक करती है। हाँ, लेकिन इस सब से बचने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है फोकस। सही बात। और हमें लगता है कि कुछ लोगों में फोकस करने की जन्मजात प्रतिभा होती है और कुछ में नहीं। लेकिन किताब इस विचार को भी खारिज करती है ना? हाँ, बिल्कुल। किताब का एक बहुत मजबूत तर्क ये है कि फोकस कोई प्रतिभा नहीं है, ये एक सिस्टम है। एक सिस्टम। हाँ, इसे पैदा नहीं किया जाता, इसे बाहरी भटकाओं से बचाया जाता है। ज्यादातर लोग फोकस करने में इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इस बात को लेखक एक बहुत अच्छे नियम से समझाते हैं। कौन सा? कि हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे रोज सिखाते हैं। ये बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप दिमाग को रोज 30 सेकंड की वीडियोस, रैंडम कंटेंट और तुरंत मिलने वाले डोपामाइन की आदत डाल देंगे, तो आप उसे सिखा रहे हैं कि उसे हर कुछ सेकंड में एक नया स्टिमुलस चाहिए। सही है। फिर जब आप उससे 1 घंटे तक किसी किताब पर ध्यान लगाने को कहेंगे, तो वो विद्रोह कर देगा। ये आज के डिजिटल युग के लिए बहुत बहुत ही प्रासंगिक है। हमारा माहौल ही हमें भटकने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, हर ऐप, हर वेबसाइट हमारा ध्यान खींचना चाहती है। बिल्कुल। ऐसे में सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे फोकस बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। फोकस माहौल से बनता है। माहौल से? हाँ, अगर आप एक शांत कमरे में अपना फोन दूसरे कमरे में रखकर बिना किसी नोटिफिकेशन वाले डिवाइस के साथ बैठते हैं तो फोकस अपने आप बनने लगता है। तो फोकस बढ़ाने का असल रहस्य क्या है?
कोई प्रैक्टिकल तरीका है जिसे अपनाया जा सकता है? स्रोत के अनुसार रहस्य बहुत सरल है। एक समय में सिर्फ एक काम करना। सिर्फ एक काम? हाँ, और ऐसा करते हुए किसी तरह का अपराध बोध मतलब गिल्ट महसूस न करना। ये गिल्ट वाली बात जरूरी है। हमें लगता है कि हमें हर ईमेल का तुरंत जवाब देना चाहिए, हर मैसेज देखना चाहिए। ये अपराध बोध ही हमें भटकने पर मजबूर करता है। एक बहुत कारगर तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक। अच्छा, पोमोडोरो। हाँ, आप 25 मिनट का टाइमर लगाकर सिर्फ एक काम करते हैं और उस दौरान कोई और चीज नहीं छूते। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह आपके दिमाग को धीरे धीरे गहरी सोच के लिए ट्रेन करता है। तो फोकस एक चुनाव है। हाँ, एक चुनाव। ये चुनाव कि आप क्या करेंगे, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव है कि आप क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये अपने दिमाग को भटकने से बचाने के लिए एक सिस्टम बनाने जैसा है। अपने दिमाग को ये सिखाने जैसा है कि गहरी सोच उबाऊ नहीं बल्कि फायदेमंद है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग धीरे धीरे होती है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में वजन धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। बहुत खूब। अब हम अपनी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जो हमारे फैसलों के पीछे की सच्चाई को उजागर करता है। ऐसा लगता है कि जब हम जान भी जाते हैं कि क्या सही है, तब भी हम अक्सर गलत फैसला ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये मानने की गलती करते हैं कि हम तार्किक प्राणी हैं, जो कभी-कभी भावुक हो जाते हैं। पर हम तो यही मानते हैं। सच इसका ठीक उल्टा है। हम भावनात्मक प्राणी हैं जो कभी-कभी तर्क का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत का कहना है कि हमारे 90% फैसले पहले भावनात्मक स्तर पर लिए जाते हैं। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर हमारे तार्किक दिमाग का क्या काम है? हमारा तार्किक दिमाग एक वकील की तरह काम करता है, जज की तरह नहीं। एक वकील की तरह? मतलब? हमारा भावनात्मक दिमाग, जो बहुत तेज और सहज है, वो पहले ही एक फैसला कर लेता है, मुझे ये चाहिए या मुझे इससे डर लगता है। ठीक है। उसके बाद हमारा तार्किक दिमाग काम पर लगता है और उस फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क और सबूत गढ़ना शुरू कर देता है। अच्छा। वो हमें ये यकीन दिलाता है कि हमने एक बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते समय? हाँ, बताइए। मुझे कोई महंगी चीज पसंद आती है। मेरा इमोशनल ब्रेन कहता है इसे खरीद लो, और फिर मेरा लॉजिकल ब्रेन कहता है हाँ, क्योंकि इस पर 10% की छूट है और ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये एकदम सटीक उदाहरण है। फैसला तो पहली नजर में ही हो चुका था, बाकी सब उसे सही ठहराने की कहानी थी। इसी वजह से गलत रिश्ते सालों तक चलते रहते हैं। लोग जानते हैं कि एक रिश्ता उनके लिए सही नहीं है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। और उनका तर्क बहाने बनाता है, शायद वो बदल जाएगा, या इतना समय दिया है अब कैसे छोड़ दूं। बिल्कुल, बुरी आदतों के साथ भी यही होता है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है? अगर हमारा लॉजिक हमारे इमोशंस का गुलाम है, तो हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं? इसका रास्ता अपनी भावनाओं को समझने से होकर गुजरता है। अपनी भावनाओं को समझकर? हाँ, जब भी आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हो तो तर्क से पहले खुद से ये पूछें, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या ये फैसला डर की वजह से लिया जा रहा है, या लालच की वजह से, या असुरक्षा की भावना की वजह से? अच्छा। जब आप अपनी भावनाओं के क्यों को समझ जाते हैं, तभी आप अपने तर्क का सही इस्तेमाल करके एक संतुलित फैसला ले सकते हैं। चर्चा को अगर समेटा जाए तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। दिमाग को आराम देना कमजोरी नहीं, जरूरत है। मल्टीटास्किंग एक मिथक है जो हमें थकाता है। नींद हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे जरूरी हिस्सा है। और फोकस इच्छा शक्ति से नहीं, माहौल बनाने और सिस्टम बनाने से आता है। और सबसे बड़ी बात, जिसे हमारे स्रोत ने बार बार रेखांकित किया है, दिमाग वो नहीं है जो कोई सोचता है, बल्कि दिमाग वो है जो कोई रोज करता है। मतलब हमारी रोज की आदतें ही? हाँ, आपकी रोज की आदतें ही आपके दिमाग की क्षमता को तय करती हैं। तो अब हम आखिर में उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। असली सवाल ये नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है। असली सवाल ये है, क्या कोई अपने दिमाग का मालिक है, या अनजाने में उसका गुलाम बन चुका है? और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस पूरी बातचीत का सार है। बताइए। स्रोत का एक अंतिम वाक्य इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेटता है। जिसने अपने दिमाग को समझ लिया, उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ी।